दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कत्ल कातिल और कानून। ये मनोज कॉमिक्स वालों की एक्शन क्राइम सीरीज की कॉमिक्स है। तो पढ़ते हैं इसको। कत्ल कातिल और कानून। राकेश चौधरी आज अपनी इकलौती भतीजी सन्या की सगाई उसके मनपसंद लड़के धीरज से करने जा रहे थे। इसी उपलक्ष्य में उन्होंने अपने गिने चुने दोस्त व रिश्तेदार परिवारों को अपने यहाँ रात्रि भोज पर आमंत्रित किया था। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की रात हमारे लिए खुशी की सौगात लेकर आई है। हम अपनी लाडली भतीजी सन्या की सगाई धीरज कुमार से करने जा रहे हैं। सन्या और धीरज से आप लोग पहले ही मिल चुके हैं। मेरी यही तमन्ना कि ये बच्चे सदा खुश रहे। तभी दीवार घड़ी ने रात के 11 बजाई। राकेश चौधरी चौंकते हुए बोले, रात काफी हो चुकी है, अतः सगाई की रस्म अदा करने में देरी करना मुनासिब नहीं होगा। राकेश चौधरी की इस घोषणा के साथ ही हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा। तत्पश्चात राकेश चौधरी अपनी जेब से हीरे की अंगूठी निकाल सन्या की तरफ बढ़ाते हुए बोले, लो बेटी, धीरज को पहना दो। जी। सन्या अंगूठी लेकर धीरज की ओर बढ़ गई। अभी सन्या धीरज को अंगूठी पहना ही पाई थी कि तभी हॉल की लाइट गुल हो गई और वहां गहरा अंधेरा छा गया। ओफो, बिजली को अभी गुल होना था। आप लोग शांति से खड़े रहिए, मैं भी कैंडल लाइट का इंतजाम करवाता हूँ। इतना कह राकेश चौधरी मुड़कर 2-4 कदम का फासला तय कर पाए थे कि तभी हॉल का द्वार खुला और एक स्याह पोश हॉल में दाखिल होता हुआ गरजा, खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। फिर स्याह पोश अपनी एड़ी से खुले द्वार को बंद करता हुआ गुर्राया, अपनी अपनी जगह पर खड़े रहो, किसी ने गड़बड़ की तो गोली मार दूंगा। कहने के साथ ही स्याह पोश ने टॉर्च जला ली और वहां मौजूद मेहमानों का निरीक्षण करने लगा। जिस पर भी टॉर्च का प्रकाश पड़ता उसका दिल धड़क उठता। अचानक स्याह के रिवॉल्वर से एक के बाद एक 2 फायर हुए, धौई धौई। फायर होती हाल चीख पुकार की आवाजों से गूंज उठा। अभी लोगों की दहशत पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी कि तीसरा फायर हुआ। सभी चौंक उठे क्योंकि तीसरे फायर के साथ ही लोगों ने स्याहपोश की चीख सुनी थी। दूसरे पल स्याहपोश अपनी टॉर्च के प्रकाश में मुर्दा पड़ा था। लोगों की निगाह स्याहपोश पर जम गई। ओह, लगता है इसने आत्महत्या कर ली है। कोई पुलिस को फोन करो, पहले लाइट का प्रबंध होना चाहिए। तभी राकेश चौधरी चेतावनी देते हुए बोले, आप लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े रहे, किसी चीज को हाथ लगाने की कोशिश न करें। मैं मेन स्विच को चेक करके आता हूँ, हो सकता है हमारी लाइट वहां से ऑफ की गई हो। आपका अंदाजा सही हो सकता है अंकल, आप यहाँ ठहरिए, मैं फ्यूज चेक करके आता हूँ। ठीक है धीरज बेटे, कहकर धीरज वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद होलते हुए प्रकाश में ना उठा। रोशनी होते स्नेहा की नजर जैसे अपने अंकल पर पड़ी, वह भयभीत अंदाज में चीख उठी, अंकल, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटे, मुझे क्या हुआ है? तब स्नेहा ने राकेश चौधरी का ध्यान उनके कान से बहते खून की तरफ आकर्षित कराया। वे चौंकते हुए बोले, ओह, मुझे तो पता ही नहीं चला। हल्की सी जलन तो अवश्य महसूस हुई थी, लगता गोली कान को छूते हुए गुजर गई थी। शायद हत्यारा आपकी हत्या करने के इरादे से यहाँ आया था। तभी धीरज वहां पहुंचते हुए बोला, मेन स्विच ऑफ था, शायद हत्यारे ने ही मेन स्विच ऑफ कर दिया था। ओह, पर वह आपकी हत्या क्यों करना चाहता था अंकल? क्या दुश्मनी थी आपकी उससे? अभी तो मैं यह भी नहीं जानता कि वह है कौन। असलियत तो हत्यारे के चेहरे से नकाब उतरने के बाद ही सामने आएगी। पर मुझे खुशी है चौधरी कि तुम जिंदा हो। तुम जैसी यार की दुआएं साथ न होती कर्नल, तो इसमें कोई शक नहीं था कि इस समय मेरी लाश यहाँ पड़ी नजर आती। अंकल, अब देर देर करना ठीक नहीं होगा, आप पुलिस को सूचना दे दीजिए। हाँ, कहने के साथ ही राकेश चौधरी फोन की तरफ बढ़ गए। इधर राकेश चौधरी पुलिस को फोन पर अपने यहाँ घटी घटना की सूचना दे रहे थे और उधर उनका दोस्त कर्नल शमशेर सिंह दुख प्रकट करते हुए सन्यासी से कह रहा था, मुझे अफसोस है तुम्हारी सगाई की रस्म अधूरी रह गई बेटी। किसे मालूम था कि ऐसे खुशी के मौके पर ऐसी दुखद घटना घट जाएगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कर्नल अंकल। दुखी क्यों होते हो स्नेहा? सगाई की अधूरी रस्म तो भी हम अभी पूरी किए देते हैं। धीरज धीरज ने स्नेहा को आगे कुछ कहने का मौका नहीं दिया। उसने अपनी जेब से अंगूठी निकालकर स्नेहा को पहना दी। यह तुमने क्या किया धीरज? मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। ठीक है, उसी समय राकेश चौधरी उनके निकट पहुंचते हुए रूखे स्वर में बोले, इतनी जल्दी भी क्या थी धीरज? इन हालात में यह रस्म कुछ दिन बाद भी तो अदा हो सकती थी। कल किसने देखा अंकल?
फिर धीरज बात का रुख बदलते हुए बोला, अगर इजाजत हो तो मैं स्नेहा को ऊपर ले जाऊं। नहीं, जब तक पुलिस नहीं आती कोई यहाँ से नहीं जाएगा। इंस्पेक्टर चेनानी ने फोन पर यही हिदायत दी है। ओह। एकाकी धीरज के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। कर्नल शमशेर सिंह की तेज आंखों से उसके भाव छुपे न रहे थे। वे बोले, क्या बात है धीरज? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर चेनानी अपने दल सहित राकेश चौधरी के निवास पर पहुंच गया। वहां पहुंचते सबसे पहले उसने स्यापोश का रिवॉल्वर अपने कब्जे में लिया। फिर उसके नकाब हटाते हुए उपस्थित मेहमानों से बोला, गौर से देखिए और बताइए, क्या आप लोग इसे जानते हैं? हर मेहमान ने मृत व्यक्ति के प्रति अपनी अज्ञानता व्यक्त की तो इंस्पेक्टर चेनानी को बड़ी निराशा हुई। वह राकेश चौधरी से बोला, चौधरी साहब, क्या आपको पूरा विश्वास है कि हत्यारे ने आप ही पर गोलियां चलाई थी? जी हाँ। लेकिन कोई अनजान आदमी आपकी जान लेने की कोशिश क्यों करेगा? यही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर उसकी मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती थी? आपको किसी पर शक है? कैसा शक? हो सकता है आपके किसी दुश्मन ने हत्यारों को आपकी हत्या करने के लिए भेजा हो। असंभव। जहां तक मैं समझता हूँ मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मैं वैसे भी बहुत रिजर्व रहता हूँ। गिनती के लोगों से मेरे ताल्लुकात है। और इस समय करीब करीब यहाँ सभी यहाँ मौजूद हैं। इंस्पेक्टर, यह भी तो हो सकता है कि हत्यारा लूट लूट मार के इरादे से आया हो और असफल होने पर उसने आत्महत्या कर ली हो। हाँ, वो सो हो सकता है, पर बात जमती नहीं है। खैर, बात जो भी हो, हम पता लगा ही लेंगे। तत्पश्चात इंस्पेक्टर चेनानी ने हर व्यक्ति का अलग अलग एकांत में बयान लिया और फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद राकेश चौधरी से बोला, चौधरी साहब, हम जल्द से जल्द सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करेंगे, किंतु जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती आप सावधान रहिएगा। मैं समझा नहीं। जो बयान हुए उनसे यही जाहिर होता है कि हत्यारे का निशाना आप ही थे। इसलिए हो सकता है कि आपका वह ज्ञात दुश्मन आपको मरवाने की फिर कोई नई साजिश करे। इंस्पेक्टर साहब, ठीक कह रहे हैं चौधरी, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप कहे तो मैं आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ एक कांस्टेबल तैनात कर दूं, जैसा आप ठीक समझे। तत्पश्चात इंस्पेक्टर चेनानी एक सिपाही को राकेश चौधरी की सुरक्षा के लिए कोठी पर तैनात कर वापस चला गया। इंस्पेक्टर के जाते सभी मेहमान भी वहां से चले गए। कर्नल शमशेर सिंह जब अपने निवास पर पहुंचे तो उनके चेहरे पर गहन गंभीरता विराजी हुई थी। उनकी पत्नी रोमा से उनकी गंभीरता छुपी नहीं रही थी। वह एकाकी पूछ बैठी, क्या बात है डार्लिंग, क्या सोच रहे हो तुम? रोमा, तुमने पुलिस को मेरे रिवॉल्वर के चोरी हो जाने के बारे में अभी कुछ बताया तो नहीं है ने? नहीं, लेकिन अब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। तुम्हें रिवॉल्वर के चोरी होने की रिपोर्ट तुरंत दर्ज करा देनी चाहिए। कहीं तुम्हारा रिवॉल्वर किसी गलत हाथ में पहुंच गया तो गजब हो जाएगा। गजब तो हो ही चुका रोमा। फिर वह सगाई की रस्म पर पूरी घटी घटना को विस्तार पूर्वक बताता हुआ बोला, जानती हो, तेरे पास जो रिवॉल्वर बरामद हुआ था वह किसका था? कहीं कहीं तुम्हारा? कर्नल अपनी पत्नी का वाक्य पूरा करते हुए बोले, हाँ, वह रिवॉल्वर मेरा ही था। ओह। जब पुलिस को रिवॉल्वर के लाइसेंस होल्डर का पता चलेगा तो वह सीधा मुझ पर ही शक करेगी और यही अंदाजा लगाएगी कि तेरे को मैंने रिवॉल्वर देकर वहां भेजा था। ओ माय गॉड। मैंने तो पहले ही कहा था कि रिपोर्ट दर्ज करा दो, पर तुम ही नहीं माने। तब मुझे यह नहीं मालूम था कि मेरी लापरवाही इतनी खतरनाक सिद्ध होगी। दरअसल मैं यही समझ रहा था कि शायद मैं रिवॉल्वर कहीं रखकर भूल गया हूँ। पर क्या पुलिस तुम्हारी बात पर विश्वास करेगी? शायद तब तक विश्वास नहीं करेगी जब तक कि हम उसे चोर का सुराग नहीं दे देते। लेकिन तुम यह कैसे पता लगाओगे कि रिवॉल्वर किसने चुराया था? पता तो पुलिस लगाएगी, हम तो केवल अंदाजा लगा सकते हैं। तुम जरा अपने दिमाग पर जोर डालो और बताओ, पिछले 3 दिनों में यहाँ कौन कौन आया था? चौधरी साहब के अलावा कहते कहते रोमा कुछ देर के लिए खामोश हो गई। फिर कुछ सोचने के बाद बोली, हाँ, कुछ दिन पहले सनेहा और धीरज आए थे। उस समय मैं इस कमरे की सफाई कर रही थी। वे यहीं बैठ गए थे। मैं उनके लिए चाय बनाने चली गई थी। ओह धीरज। शमशेर सिंह सोच में डूब गए। रिवॉल्वर इसी कमरे में मेरी ड्रायर में था। हो सकता है धीरज ने रिवॉल्वर देख लिया हो और मौका देखकर उड़ा लिया हो। हाँ, यही हुआ होगा। धीरज के अलावा कोई और चौधरी की जान क्यों लेना चाहेगा? कुछ दिन पहले तक चौधरी धीरज की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता था। फिर अचानक ऐसे क्या हुआ कि चौधरी सने और धीरज की सगाई करने के लिए राजी हो गया?
शायद चौधरी के राज्य होने से पहले ही धीरज उसे रास्ते से हटाने का इंतजाम कर चुका था। शमशेर सिंह को सोच में डूबा देख रोमा बेचैन स्वर में बोली, तुम क्या सोचने लगे डार्लिंग? मैं जान गया हूं कि मेरा रिवॉल्वर किसने चुराया था। कौन है वह? समय आने दो, सभी को मालूम हो जाएगा। हा हा हा। हंसते हुए शमशेर सिंह स्टडी रूम से बाहर निकल गए। इधर इंस्पेक्टर चिन्नानी का सिर बुरी तरह भिन्ना रहा था। वह राकेश चौधरी और अन्य लोगों के बयान कई बार पढ़ चुका था, लेकिन दो सवाल रह रहकर उसी सोचों को कुरेदने लगते थे। आखिर मृतक राकेश चौधरी की हत्या क्यों क्यों करना चाहता था, और अपने प्रयास में असफल होने के बाद उसने आत्महत्या क्यों कर ली थी। तभी वहां प्राइवेट जासूस विनय प्रकट हुआ। डिटेक्टिव विनय, आप प्लीज बैठिए। थैंक यू इंस्पेक्टर। तत्पश्चात वह बोला, इंस्पेक्टर, दरअसल मुझे आपकी मदद की जरूरत है। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कल रात राकेश चौधरी के निवास पर घटी घटना के मैं पोस्टमार्टम, फिंगरप्रिंट्स और फोरेंसिक विभाग की रिपोर्ट के बारे में जानना चाहता हूँ। अभी रिपोर्ट आई नहीं है, आते ही मैं आपको जानकारी दे दूंगा। इंस्पेक्टर चेनानी का स्वर सुन डिटेक्टिव विनय कुछ देर सोचने लगा, फिर बोला, इंस्पेक्टर, रिवॉल्वर से 3 ही गोलियां चली थी। इसका मतलब यह हुआ कि उसमें 3 गोलियां शेष थी। फिर भी आप यह समझते हैं कि मृतक ने आत्महत्या की थी? क्या मतलब? मतलब साफ है इंस्पेक्टर चेनानी, मृतक ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी हत्या की गई थी। यह बात आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? आपके बयान के मुताबिक उसके रिवॉल्वर में 3 गोलियां शेष थी। फिर 2 गोली चलाने के बाद उसे आत्महत्या करने की क्या जरूरत थी? वह तीसरी, चौथी, पांचवी गोली तक इंतजार कर सकता था। उसके अलावा इसके अलावा उसके पास वहां से भागने के भी पर्याप्त अवसर थे। वैसे भी कोई भी हत्यारा जो इतनी तैयारी के साथ हत्या करने आया हो, आत्महत्या नहीं कर सकता। ओ माय गॉड, इस नजरिए से तो मैंने विचार ही नहीं किया था। वह परेशान से लहजे में बोला, डिटेक्टिव विनय, आपने तो इस मामले को और भी उलझा दिया है। अगर मृतक की हत्या हुई है तो हत्यारा कौन है? हत्या करवाने और हत्यारे की हत्या करने के पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है? एक बात और है, राकेश चौधरी और उस समय वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने अपने बयान में यह नहीं कहा कि हत्यारे के हॉल में दाखिल होने के बाद कोई अन्य भी वहां आया था। अतः सवाल यह उठता है कि अगर किसी ने मृतक को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था, तो वह वहां कैसे पहुंचा था? यह भी तो हो सकता है कि मृतक को इस्तेमाल करने वाला और उसका हत्यारा वही हॉल में पहले से ही मौजूद रहा हो, और जब उसने मृतक का निशाना चूकते देखा हो तो वह मौका देख मृतक के पास पहुंच गया और उसकी हत्या कर दी हो। ओह। तभी हवलदार तुलीराम कक्ष में दाखिल होता हुआ बोला, सर, मकतूल के पास जो रिवॉल्वर बरामद हुआ था वह लाइसेंस शुदा रिवॉल्वर है, और उसका लाइसेंस कर्नल शमशेर सिंह के नाम से जारी किया गया था। ओह, कर्नल शमशेर सिंह, ठीक है, तुम जाओ। फिर हवलदार के जाते ही इंस्पेक्टर चेनानी डिटेक्टिव विनय से मुखातिब होकर बोला, ऐसा लगता आपकी बात ही सच है और शमशेर सिंह असली कातिल है। इतनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा इंस्पेक्टर। फिर भी कर्नल से पूछताछ तो करनी होगी। आखिर उसका रिवॉल्वर मकतूल के पास कैसे पहुंच गया? इससे पहले कि डिटेक्टिव विनय इंस्पेक्टर चेनानी की बात पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर करता, कर्नल शमशेर सिंह कक्ष में दाखिल होते हुए बोले, मैं आपके इसी सवाल का जवाब देने और सच्चाई बताने आया हूँ इंस्पेक्टर साहब। तो आप अपनी सफाई देने खुद ही चले आए। तत्पश्चात कर्नल शमशेर सिंह ने अपना बयान सुनाया। कर्नल का बयान सुने इंस्पेक्टर चेनानी सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने डिटेक्टिव विनय से पूछा, विनय साहब, आपका क्या विचार है? कर्नल साहब का बयान लिख लीजिए और इन्हें जाने दीजिए। इंस्पेक्टर चेनानी ने वैसा ही किया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपने कर्नल को छोड़ देने को क्यों कहा। कोई भी आदमी जो कत्ल की साजिश रचता है, अपना लाइसेंस शुदा रिवॉल्वर इस्तेमाल में लाने की मूर्खता नहीं करेगा। फिर वह तो फौजी है। तो कर्नल ने धीरज पर जो शक जाहिर किया है, क्या वह सही है? क्या सही है, क्या गलत, इसका पता तो धीरज से मिलने के बाद ही चलेगा। ऐसा कीजिए, आप धीरज को यहीं बुलवा लीजिए। इंस्पेक्टर चेनानी ने एक सिपाही को बुलाकर धीरज को थाने लिवाल लाने का आदेश दिया। उधर धीरज अपनी मम्मी शकुंतला से कह रहा था, मम्मी, तुम एक अनजान आदमी के लिए क्यों आंसू बहा रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि चौधरी अंकल की जान बच गई।
और उस आदमी को खुदकुशी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं बेटे, उस आदमी ने खुदकुशी नहीं की है। यही बात मैं चौधरी साहब से भी कह चुकी हूँ, पर वे यह भी मानने को तैयार नहीं है कि उस आदमी का कत्ल हुआ है। चौधरी अंकल तो क्या, कोई भी तुम्हारी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा मम्मी। भला उस आदमी का कत्ल कौन करेगा? हम में से कोई उसे जानता तक नहीं था। लेकिन मैंने उसे एक आदमी का साया लेकिन मैंने एक आदमी का साया उसके पीछे उस समय खड़े देखा था, जब वह टॉर्च के प्रकाश में अपने बाईं ओर खड़े लोगों के चेहरे देख रहा था। मैं दाहिनी ओर उसके पीछे की तरफ गई थी, इसलिए मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था। इसका मतलब यह हुआ कि उस आदमी का कत्ल उनमें से ही किसी ने किया है, जो उस समय हॉल में मौजूद थे। कहने के साथ ही धीरज सोच में डूब गया। पर उस आदमी का कत्ल कौन और कौन कर सकता है? अगर उसका कत्ल इतने रहस्यमय ढंग से किया गया है, तो इसके पीछे जरूर कोई गहरा राज छिपा है। वैसे गोली तो कोई भी सुरक्षा के लिए हमलावर पर चला सकता था, लेकिन ऐसे हालत में उसे अपने आप को गुप्त रखने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर मम्मी का कहा सच है, तो इसमें कोई शक नहीं की चौधरी अंकल के खिलाफ किसी ने साजिश की थी। उस हत्यारे को किराए पर लिया गया था, और हत्यारे के पकड़े जाने के डर से उसने हत्यारे की हत्या कर दी थी। लेकिन किसने की होगी यह साजिश? धीरज के मस्तिष्क में सवाल मंडराने लगे। अचानक किसी नतीजे पर पहुंचकर उसकी आंखें चमक उठी। वह बोला, मम्मी अगर तुम कोशिश करो तो पता लग सकता है कि हत्यारा हम में से कौन है। वो कैसे? तब धीरज घटना स्थल का खाका शकुंतला देवी के जहन में उतारने की कोशिश करते हुए बोला। जिस हमलावर हल में चेतावनी देता हुआ दाखिल हुआ था, सबकी निगाह उसी पर टिक गई थी, और हत्यारा जानता था कि उस हालत में किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाएगा। अतः मौका देकर वह अपनी जगह से हटा और अंधेरे का लाभ उठाते हुए हमलावर के पीछे पहुंच गया था। चूंकि हमलावर के हाथ में तेज प्रकाश वाली टॉर्च जल रही थी, इसलिए प्रकाश के पीछे का दृश्य किसी को नजर नहीं आ सकता था। टॉर्च का प्रकाश चौधरी अंकल पर पड़ते हमलावर ने गोलियां चलाई, परंतु उसके पीछे खड़ा हत्यारा जान गया कि निशाना चूक गया है। अतः उसने उसने हमलावर को गोली मार दी और वापस अपनी जगह पर पहुंच गया। पर वह नहीं जानता था कि तुम उसे देख चुकी हो। वो तो ठीक है बेटे, लेकिन हमलावर को गिरते देख मैं इतनी बौखला गई थी कि मैं यह न जान सकी थी कि वह सायक किधर चला गया था। तुम यह तो जानती हो ना कि लाइट गुल होने से पहले कौन कहाँ खड़ा था? हाँ। तो फिर जरा याद करो, जब हमलावर टॉर्च का प्रकाश प्रत्येक चेहरे पर डाल रहा था, तो उनमें से कौन अपनी जगह पर नहीं था? ओह ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। शकुंतला देवी अपने बेटे के कथन का अभिप्राय साफ समझ चुकी थी। वे अपनी याददाश्त पर जोर डालते हुए हत्या की रात का दृश्य अपनी सोचों में उतारने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे उसकी सोचें हमलावर पर केंद्रित हो गई। धीरज बेचैनी से अपनी मां को निहार रहा था। पहले प्रकाश के घेरे में मुझे कॉन्ट्रैक्टर राम प्रकाश का चेहरा नजर नजर आया था, और फिर शकुंतला देवी की यादों में आगे का के दृश्य साकार होते चले गए। इधर शकुंतला देवी अपनी यादों को समेटने की कोशिश कर रही थी, और उधर डोरबेल की घंटी बजी। धीरज कमरे से निकल मुख्य द्वार की ओर चल पड़ा। द्वार खुलते उसकी नजर सामने खड़े कांस्टेबल धर्मपाल पर पड़ी। वह चौंकते हुए बोला, कहिए। साहब ने आपको थाने बुलाया, आपको मेरे साथ अभी चलना पड़ेगा। धीरज धर्मपाल के साथ चल दिया। कुछ दूरी पर पुलिस पेट्रोलिंग मोटरसाइकिल खड़ी थी। दोनों मोटरसाइकिल पर सवार हो गए। तभी शकुंतला देवी व्याकुल अंदाज में दरवाजे से बाहर निकलती हुई चिल्लाई, धीरज बेटे कहाँ जा रहा तू? मैं थाने जा रहा हूँ मम्मी, जल्दी लौट आऊंगा। लेकिन बेटे मेरी बात तो सुनो, मुझे याद आ गया, वह आदमी। फट फट फट। धीरज शकुंतला देवी का पूरा वाक्य न सुन सका, क्योंकि तभी मोटरसाइकिल फराटे भरती हुई आगे निकल गई थी। धीरज के थाने पहुंचने पर इंस्पेक्टर चेनानी ने उसे आड़े हाथों लिया, परंतु धीरज कर्नल शमशेर सिंह के रिवॉल्वर के बारे में अपनी अज्ञानता प्रकट करते हुए कठोर स्वर में बोला, मैं भला उनका रिवॉल्वर क्यों चुराऊंगा? फिर चौधरी अंकल की हत्या करने का ख्याल तो मेरे दिल में आ ही नहीं सकता। आखिर सनेहा और मैं शादी करने वाले हैं। लेकिन क्या क्या यह सही नहीं है कि कुछ दिन पहले चौधरी साहब इस शादी के सख्त खिलाफ थे, और तुम कर्नल शमशेर सिंह के निवास पर गए थे? हाँ, यह सच है कि मैं कर्नल अंकल के घर गया था, और उस समय सनेहा भी मेरे साथ थी। चूंकि कर्नल अंकल चौधरी अंकल के खास दोस्तों में से एक है, इसलिए हम चाहते थे कि वे हमारी तरफ से अंकल को मनाने की कोशिश करें।
पर उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो सकी थी। सेनानी को खामोश देख डिटेक्टिव विनय ने पूछताछ का सिलसिला जारी रखते हुए प्रश्न किया। मिस्टर धीरज, फिर चौधरी साहब तुम लोगों की शादी के लिए अचानक राजी कैसे हो गए थे? जी जी, वो धीरज हड़बड़ा गया। फिर अपनी हड़बड़ाहट पर काबू पाते हुए बोला, हैरानी तो मुझे भी हुई थी, पर मम्मी ने यह बताने पर कि वह चौधरी अंकल से मिलने गई थी और उन्होंने अंकल को समझा बुझाकर शादी के लिए राजी कर लिया था, मैं निश्चिंत हो गया था। धीरज का उत्तर सुने इंस्पेक्टर चेनानी भड़क उठा। देखो मिस्टर, अगर तुम यह समझते हो कि पुलिस बेवकूफ है तो यह तुम्हारी भूल है। याद रखो, यह कत्ल का संगीन मामला है। तुम्हारा गलत बयान तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा देगा। तो क्या आप भी यह समझते हैं कि उस अज्ञात हमलावर का कत्ल हुआ है? इंस्पेक्टर चेनानी चौंका। क्या मतलब? बात यह है कि मेरी माता जी का भी यही कहना है कि उसका कत्ल हुआ है। तत्पश्चात धीरज अपनी माँ के विचार और कुछ देर पहले उनमें हुए हुए वार्तालाप की जानकारी देते हुए बोला। मम्मी को शायद याद आ गया है कि उस समय कौन अपनी जगह पर मौजूद नहीं था। वह बता भी रही थी, लेकिन मोटरसाइकिल में के शोर के कारण मैं सुन नहीं सका था। हम फौरन तुम्हारी माता जी से मिलना चाहते हैं। तत्पश्चात इंस्पेक्टर चेनानी और डिटेक्टिव विनय धीरज के साथ जीप में बैठे उसके घर की ओर चल दिए। लेकिन धीरज के घर में कदम रखते वे सख्ती की हालत में खड़े रह गए। ओह मम्मी, माय गॉड! डिटेक्टिव विनय लपक कर शकुंतला देवी के निकट पहुंच गया और नब्ज का मुआयना करने के बाद निर्णायक स्वर में बोला, शी इज डेड। डिटेक्टिव विनय की घोषणा सुन धीरज की रुलाई छूट गई। इंस्पेक्टर चिन्नानी ने आवश्यक कार्यवाही निपटाने और शकुंतला देवी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद डिटेक्टिव विनय से कहा, आपका क्या ख्याल है? शायद हत्यारा जान गया था कि शकुंतला देवी उसकी असलियत जान गई है, इसलिए उसने उन्हें खामोश कर दिया। यह तो बहुत बुरा हुआ। हम मंजिल के करीब पहुंचकर फिर दूर हो गए हैं। साथ ही साथ यह अंदेशा भी होने लगा है कि भविष्य में और भी कत्ल हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हत्यारा अपना तीसरा शिकार करे, उसकी गर्दन आपकी गिरफ्त में होगी। फिलहाल यहाँ से चलिए, मैं जल्द से जल्द राकेश चौधरी से मिलना चाहता हूँ। तब इंस्पेक्टर चिन्नानी डिटेक्टिव विनय को जीप में बिठा राकेश चौधरी के निवास की ओर चल पड़ा। राकेश चौधरी के निवास पर पहुंचे इंस्पेक्टर चिन्नानी ने राकेश चौधरी को डिटेक्टिव विनय के बारे में बताना चाहा तो वह मुस्कुराकर बोला, इन्हें भला कौन नहीं जानता, पर आप शायद यह नहीं जानते कि आपके होने वाले दामाद धीरज साहब की माता जी का स्वर्गवास हो गया है। राकेश चौधरी हतप्रभ से स्वर में बोले, ये आप क्या कह रहे हैं? तब इंस्पेक्टर चिन्नानी वारदात के बारे में बताने के बाद बोला, अब तो मैं आपकी सुरक्षा के लिए एक कड़े प्रबंध करने होंगे। हो सकता है इस बार हत्यारा फिर आपकी जान लेने की कोशिश करे। समझ में नहीं आता आखिर हत्यारा हमारी जान क्यों लेना चाहता है। कोई तो वजह जरूर होगी चौधरी साहब। बिना वजह कोई भला आपकी हत्या क्यों करना चाहेगा? आपकी मौत से किसी को क्या लाभ हो सकता है? लाभ? विश्वास तो नहीं होता, पर हो सकता है। क्या हो सकता है, साफ साफ बताइए। तब राकेश चौधरी खुलकर बताते हुए बोला, दरअसल बहुत साल पहले मेरे एक मित्र मोहन कपाड़िया ने अपनी वसीयत लिखी थी, जिसमें उसने अपनी मौत के बाद अपनी पत्नी शांति देवी को संपत्ति का वारिस करार दिया था। परंतु अगर किसी वजह से शांति देवी की भी मौत हो जाती तो सारी संपत्ति मेरी होगी। उसकी सारी संपत्ति का वारिस मैं बन जाऊंगा। परंतु अगर यदि शांति देवी से पहले मेरी मौत हो जाती है तो सारी संपत्ति के वारिस मोहन कपाड़िया की बहन कुसुम के बच्चे होंगे। तब मेरे किसी अन्य संबंधी को उसमें से एक पाई भी नहीं मिलेगी। करीब 15 दिन पहले शांति देवी के वकील के खत से मुझे पता चला था कि शांति देवी बहुत सख्त बीमार है और किसी भी दिन दम तोड़ सकती है। खबर मिलने के बाद आप शांति देवी से मिलने तो गए होंगे? नहीं, दरअसल मैं अपनी परेशानी में इतना उलझा रहा था कि शांति देवी का ख्याल ही मेरे दिमाग से उतर गया था। पर अभी जब आपने लाभ की बात कही तो मुझे उस खबर का ख्याल आ गया। पता नहीं अब शांति देवी जिंदा भी है कि नहीं। मैं क्या मुंह लेकर आ जाऊंगा? शांति देवी जिंदा है, मगर वह मर गई होती। अगर वह मर गई होती तो आपकी हत्या करने की कोशिश न की जाती। आप मुझे कुसुम का पता बताइए। वो न इस मामले में उसका अथवा उसके परिवार का हाथ जरूर है। हो सकता आपका अंदाजा सही हो, पर इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि कुसुम कुसुम ने मोहन की मर्जी के खिलाफ एक ऐसे आदमी से शादी कर ली थी जो निहायत ही घटिया और धूर्त आदमी था। इसलिए मोहन ने कुसुम से कोई रिश्ता न रखने की कसम खा ली थी।
कुसुम अपने पति के साथ शहर छोड़कर चली गई थी। कुसुम की शादी के 2 साल बाद पारिवारिक कारणों से मुझे भी मोहन से अलग होना पड़ा। तब तक कुसुम ने अपने बारे में कोई भी जानकारी मोहन को नहीं दी थी। चौधरी साहब, आपके पास कुसुम और उसके पति का कोई फोटोग्राफ तो होगा? नहीं। ठीक, आप शांति देवी का पता बता दीजिए, शायद इसी तरह आप हमारी कुछ मदद कर सकें। राकेश चौधरी ने मोहन का पता लिखवा दिया। तब विनय और इंस्पेक्टर चेनानी उनसे विद्यालय कोठी से बाहर निकले और जीप में बैठ वापस चल दिए। जब वे कुछ दूर निकल गए तो विनय बोला, इंस्पेक्टर, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। आप सगाई पार्टी में मौजूद प्रत्येक आदमी से पूछताछ कर यह पता लगाइए कि शकुंतला देवी की मौत के समय कौन कहाँ था और क्या कर रहा था। ठीक है, 2 दिन में बाकी रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। आगे की कार्रवाई मैं आपके लौटने के बाद ही शुरू करूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। तब डिटेक्टिव विनय जीप रुकवाकर उतर गया। दूसरे दिन डिटेक्टिव विनय इलाहाबाद में था। वह स्टेशन से टैक्सी पकड़कर सीधा शांति देव से मिलने उनके निवास स्थान पर पहुंच गया। डिटेक्टिव विनय, मेरी आपसे प्रार्थना कि आप कोई ऐसा सवाल न करें जिससे शांति देवी के दिल को आघात पहुंचे। उनका दिल बहुत कमजोर हो चुका है। आप निश्चिंत रहिए डॉक्टर, मैं पूरी एहतियात बरतूंगा। तत्पश्चात विनय द्वार खोलकर कमरे में दाखिल हो गया। शांति देवी की हालत सचमुच नाजुक थी, परंतु हवासों में थी। डिटेक्टिव विनय की औपचारिक बातों का जवाब उसने शांत भाव से दिया था। तत्पश्चात विनय ने उससे एक अहम सवाल किया, शांति देवी, आखिर आपके पति ने ऐसी वसीयत क्यों लिखी जिसके मुताबिक आपकी मौत के बाद राकेश चौधरी सारी संपत्ति एकमात्र वारिस बन जाते हैं? उन्होंने कुछ गलत नहीं किया मिस्टर विनय। सच पूछा जाए तो सर राकेश ही उनकी सारी संपत्ति का वास्तविक अधिकारी है, क्योंकि राकेश की मेहनत और सूझबूझ के कारण ही हमें यह दौलत हासिल हुई थी। उन्होंने कई बार राकेश को अपने आदेश का पार्टनर बनाना चाहा और राकेश ने मना कर दिया था। उसकी ईमानदारी और नेक नीति की हम लोग मिसालें दिया करते थे। आपकी एक कुसुम नाम की ननद भी तो थी। क्या वसीयत लिखते समय आपके पति को शायद जरा भी ख्याल नहीं आया था? वो कुसुम से इतने नाराज थे कि उसका नाम भी सुनना उन्हें गवारा नहीं था। वे बहुत दुखी थे। कुसुम को वे अपनी जान से ज्यादा चाहते थे, परंतु कुसुम ने उनके पैर का यह बदला चुकाया था कि यहाँ से जाने के बाद पलट कर देखा भी नहीं था। हाँ, उसने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उसने अपने 2 बच्चों का जिक्र किया था, पर पता नहीं लिखा था। उस पत्र पर मेरे पति मोहन को इतना गुस्सा आया था कि उन्होंने अपनी वसीयत बदल दी। फिर मेरे बहुत समझाने पर वे इस बात के लिए राजी हुए कि मेरे और राकेश के न रहने पर कुसुम के बच्चे हमारी संपत्ति का हक पा सकेंगे। इसका मतलब तो यह हुआ कि कुसुम को भी वसीयत के बारे में जानकारी नहीं थी। नहीं, और हाँ, 1 महीना पहले मदन ही आया था। वह 1 लाख रुपया मांग रहा था और कह रहा था कि उसे अपनी बेटी की शादी करनी है। यह मदन कौन है? कुसुम का पति। पर मैंने उसे रुपया देने से साफ इनकार कर दिया था। कैसे देती? मैं उन्हें वचन दे चुकी थी कि अपने जीते जी मैं कुसुम या उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को उनकी कमाई में से एक पाई भी नहीं दूंगी। कहते कहते शांति देवी की आंखें छल छला उठी और वह अतीत में खोती चली गई। अपनी मांग पूरी न होते देख मदन गुस्से से बोला, तुम तो कुछ दिनों की मेहमान हो भाभी। तुम्हारे मरने के बाद तो सब कुछ कुसुम और मेरे बच्चों को मिलने वाला है। तब तुम मेरे बच्चे की शादी न रोक पाओगी। इस भर में मत रहना मदन। मेरे मरने के बाद सारी संपत्ति पर सिर्फ राकेश का हक होगा। अगर तुम्हें कुछ मांगना ही है तो राकेश से जाकर मांगो। राकेश कौन होता है? मेरे साले की दौलत पर हक जमाने वाला। तब मैंने उसे मोहन की वसीयत के बारे में बता दिया था और उसके पूछने पर राकेश का पता भी उसे दे दिया था। ओह, क्या मैं कुसुम और उसके पति की फोटो देख सकता हूँ? मदन की तो हमारे पास कोई फोटो नहीं है। हाँ, एक हमारा ग्रुप फोटो है जिसमें कुसुम भी हमारे साथ है। इतना कह शांति देवी तकिए के नीचे से एक फोटो निकालकर विनय की तरफ बढ़ाते हुए बोली, इस तस्वीर को मैं हमेशा अपने पास ही रखती हूँ। जब दिल घबराता है तो तस्वीर को देख लेती हूँ और सब्र के आंसू पीकर शांत हो जाती हूँ। डिटेक्टिव विनय कुसुम की तस्वीर को बड़े ध्यान से देख रहा था। अचानक उसके मस्तिष्क में धमाका सा हुआ। अरे, कुसुम की शकल सूरत तो काफी हद तक धीरज की माँ से मिलती है। कहीं धीरज की माँ शकुंतला और कुसुम एक ही शख्सियत के दो नाम तो नहीं? अगले पल विनय अपनी जेब से एक फोटो निकालकर शांति देवी को दिखाता हुआ बोला, गौर से देखिए शांति देवी, क्या यही मदन है?
हाँ, लेकिन यह फोटो आपको कहाँ से मिली? विनय ने शांति देवी के प्रश्न को अनसुना करते हुए प्रश्न किया। राकेश चौधरी आपकी फर्म से अलग क्यों हो गए थे? उसका एक भाई था, वह राकेश से 2 साल छोटा था। एक दिन खबर आई कि राकेश का भाई राजेश एक सड़क दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गया था और चैन नर्सिंग होम कलकत्ता में भर्ती था। राकेश फौरन चला गया। कुछ दिन बाद उसकी चिट्ठी आई कि जब तक राजेश पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता वह वापस नहीं आएगा। मोहन राकेश को आर्थिक मदद भेजता रहा, परंतु 2 साल बाद राकेश ने सूचना दी कि उसका भाई राजेश मर गया है। अब वह कभी वापस नहीं आ पाएगा। वह अपनी मासूम भतीजी के साथ नए सिरे से जिंदगी शुरू करेगा। मोहन राकेश से मिलने, उससे समझाने उसके गांव भी से गया, और वहां पता चला कि वह अपनी जमीन जायदाद बेचकर कहीं दूसरी जगह चला गया था। पीछे कोई पता भी छोड़कर नहीं गया था। जानकर मोहन को काफी दुख पहुंचा था। मोहन के मरने के कई साल बाद मुझे राकेश का खत मिला था, जिसमें उसने लिखा था कि वह दिल्ली में सेटल हो गया है और उसका व्यवहार भी ठीक ठाक चल रहा है। उस खत में उसने अपना पता भी लिखा था। तब से हम खतों के जरिए एक दूसरे का हालचाल जान लिया करते हैं। थैंक यू शांति देवी, मुझे और कुछ नहीं पूछना है। इतना कह डिटेक्टिव विनय उठ खड़ा हुआ और शांति देवी से विदा लेकर कमरे से बाहर निकल गया। इधर 2 दिन गुजर चुके थे, लेकिन डिटेक्टिव विनय का कुछ पता नहीं था। इंस्पेक्टर चिन्नानी परेशान था। सारी रिपोर्ट्स उसकी टेबल पर पड़ी थी, लेकिन वह यह जान पाने में असमर्थ था कि कातिल कौन था। वह अपने कक्ष में बैठा किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था कि तभी डिटेक्टिव विनय कमरे में दाखिल हुआ। हाँ इंस्पेक्टर। ओह विनय साहब। विनय को देखे इंस्पेक्टर चिन्नानी का चेहरा खिल उठा। वह बोला, मुझे आपका इंतजार था। सारी रिपोर्ट्स आ गई है, मैं पढ़ चुका हूँ, आप भी देख लीजिए। समझ में नहीं आता कातिल कौन है। कत्ल, कातिल और कानून का आपस में गहरा रिश्ता होता है इंस्पेक्टर। कातिल कत्ल करने के बाद कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकता। लगता है आप कातिल के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। हाँ, बस हथकड़ी पहनाने भर की देर है। कौन है कातिल? राकेश चौधरी। आप राकेश चौधरी को फौरन गिरफ्तार कर लीजिए, सबूत मैं दूंगा। तब इंस्पेक्टर चिन्नानी ने कोई तर्क नहीं किया। वह तुरंत तुरंत अपने दल सहित डिटेक्टिव विनय के साथ राकेश चौधरी के निवास की ओर प्रस्थान कर गया। जिस समय इंस्पेक्टर चिन्नानी अपने दल सहित राकेश चौधरी के निवास पर पहुंचा, राकेश चौधरी कहीं जाने की तैयारी में था। इंस्पेक्टर चिन्नानी उसके हाथों में हथकड़ी डालते हुए सख्त लहजे में बोला, मैं आपको कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। इंस्पेक्टर, क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैंने किसका कत्ल किया है? जवाब डिटेक्टिव विनय ने दिया, तुमने स्वर्गीय मोहन कपाड़िया की बहन कुसुम और उसके पति मदन का कत्ल किया है। यह झूठ है। मैं भला उनका कत्ल क्यों करूंगा? क्योंकि तुम्हें अपना भेद खुलने और करोड़ों की संपत्ति हाथ से निकल जाने का भय हो गया था। मिस्टर राजेश चौधरी। मैं राजेश नहीं, राकेश चौधरी हूँ। चीखो मत मिस्टर राजेश। तुम्हारे चीखने से झूठ सच नहीं बन सकता। सच सच ही रहेगा। तो फिर सच क्या है? सच तो यह कि राकेश चौधरी का देहांत वर्षों पहले दिल का दौरा पड़ने से कलकत्ता में उस समय हो गया था, जब वह तुम्हारे साथ वहां सेटल होने की सोच रहा था। वह तुम्हें तो मौत के मुंह से बचा लाया था, परंतु अपने आप को न बचा सका था। शायद कुदरत को यही मंजूर था। तुम्हारे सामने राकेश की लाश पड़ी थी और तुम उस अगाध संपत्ति के बारे में सोच रहे थे, जो तुम्हें हाथों से निकलती नजर आ रही थी। राकेश तुमसे कुछ नहीं छुपाता था और तुम्हें मोहन कपाड़े के वसीयत की जानकारी उसने दे दी थी। उस संपत्ति को हासिल करने के लिए राकेश चौधरी का जिंदा रहना बहुत जरूरी था। अतः तुम्हारे दिमाग में एक योजना ने जन्म लिया। जैसा कि जुड़वा भाइयों में अक्सर होता है, तुम दोनों भाइयों के चेहरे और कदकाठी में भी काफी समानता थी। इसके अलावा तुम लोगों को इलाके में कोई जानता भी नहीं था। अतः तुमने राकेश को राजेश बताकर मृत घोषित करवा दिया और स्वयं राकेश बन गए। तत्पश्चात तुम दिल्ली आ गए ताकि राकेश के किसी परिचित से मुलाकात हो जाने की संभावना न रहे। तुम जानते थे 8-10 साल गुजर जाने के बाद पहचाने जाने का खतरा कम हो जाएगा, क्योंकि इतने सालों में इंसान के अंदर काफी परिवर्तन आ जाते हैं। तुम अपने इस उद्देश्य में काफी हद तक सफल भी रहे। तुमने शांति देव से जानबूझकर मिलने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि तुम्हें डर था कि शांति देव की आंखों को धोखा देना आसान नहीं होगा। इसलिए तुम पत्रों के माध्यम से ही उनसे संपर्क बनाए रहे, और फिर तुम्हें वर्षों पहले मन में उपजी योजना सफल होती नजर आने लगी, क्योंकि तुम जान चुके थे कि शांति देवी अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं थी।
तुम कहानी अच्छी बना लेते हो डिटेक्टिव विनय, लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं राकेश नहीं राजेश हूँ। मैं अदालत में तुम लोगों की धज्जियां उड़ा दूंगा। तुम भी वही भूल कर रहे हो जो अक्सर हर अपराधी करता है। तुम यह भूल गए हो कि तुम कार दुर्घटना में घायल हुए थे और चेन नर्सिंग होम में तुम्हारा इलाज हुआ था। और तुम्हारी डॉक्टरी रिपोर्ट में यह बात साफ साफ दर्ज दर्ज कर दी गई थी कि दुर्घटना में तुम्हारी दाहिनी आंख की ज्योति खत्म हो चुकी है। वह रिपोर्ट आज भी नर्सिंग होम के रिकॉर्ड में सुरक्षित है। यही नहीं, तुम्हारा इलाज करने वाला डॉक्टर अशोक घोष आज भी जिंदा है। अतः यह सिद्ध करना कतई मुश्किल नहीं होगा कि तुम राकेश चौधरी के भाई राजेश चौधरी हो। क्या अभी तुम अपना जुर्म मानने से इनकार करते हो? राकेश चौधरी का सिर झुक गया। वह जान चुका था, उसका भेद खुल चुका था। अतः वह हारे हुए अंदाज में अपने जुर्म को बुलते हुए बोला, हाँ, मैं राकेश नहीं राजेश हूँ। मैं नहीं चाहता था कि मेरे भाई को भविष्य में मिलने वाली दौलत इतनी आसानी से हाथ से निकल जाए। इसलिए मैं राजेश से राकेश बन गया था। पर उस समय मेरा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। लेकिन कुदरत को शायद यह मंजूर नहीं था। जब मुझे पता लगा कि मेरी बेटी एक साधारण हैसियत के लड़के धीरज को चाहती है और उससे शादी करना चाहती है, तो मैं आग बबूला हो उठा था। मैं स्नेहा की शादी धीरज से करने को हरगिज तैयार नहीं होता। परंतु जब धीरज की माँ शकुंतला मुझसे रिश्ता मांगने आई तो मैं ना न कह सका, क्योंकि शकुंतला वास्तव में कुसुम थी और राकेश से परिचित थी। पर चूंकि तुमसे कभी नहीं मिली थी, इसलिए उसने तुम्हें राकेश ही समझा और तुम उसका भरम तोड़ना नहीं चाहते थे। हाँ, तभी शकुंतला ने मुझे यह भी बताया कि वह कुसुम से शकुंतला कैसे बन गई थी। दरअसल अपने पति की गलत आदतों से तंग आकर वह अपने बेटे को साथ लेकर दूर चली गई थी और शकुंतला बनकर एक विधवा के रूप में जीवन यापन करने लगी थी। छोटी बेटी उसके पति के साथ ही रह गई थी। तब मैं यह नहीं जानता था कि उसका पति मदन लाल वही वही व्यक्ति है जिससे मैं अपने इलाज के दौरान सेन नर्सिंग होम में मिल चुका था। मदन लाल मुझे ही नहीं, राकेश को भी अच्छी तरह जानता था। अभी मैं शकुंतला की तरफ से निश्चिंत ही हुआ था कि मदन लाल नई मुसीबत के रूप में मेरे सामने प्रकट हुआ। कौन हो तुम? अरे राजेश बाबू, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं मदन लाल हूँ। सेन नर्सिंग होम में मैंने आपकी बहुत सेवा की थी। मैं राजेश नहीं राकेश हूँ। कहो, यहाँ क्यों आए हो? अगर आप राकेश हैं तो राजेश कहाँ हैं? अस्पताल से छुट्टी मिलने के कुछ ही महीनों बाद उसका देहांत हो गया था। ओ, अब समझ में आया कि आप अपने आप को राकेश क्यों बता रहे हैं। मैंने कहा ना कि मैं ही राकेश चौधरी हूँ। अगर आप राकेश चौधरी होते तो मुझे पहचानने से यूँ इनकार नहीं करते, क्योंकि राकेश बाबू जानते थे कि मैं उनके दोस्त मोहन कपाड़े का बहनोई हूँ। मेरा शक गलत नहीं है। तुम राकेश बनकर मेरे हिस्से बच्चों के हिस्से की जायदाद हड़पना चाहते हो, पर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं राकेश बाबू से मदद मांगने आया था, पर अब क्या कर लोगे तुम? तुम कभी ऐसा भी नहीं कर पाओगे कि मैं राकेश नहीं राजेश हूँ। इतने सालों से मैं हर तरह से अपने आप को राकेश के रूप में डाल चुका हूँ। इसके अलावा तुम अपने अपने बच्चों के हक का दावा कैसे करोगे, जबकि कुसुम तुम्हें छोड़ चुकी है? पहले तो तुम्हें कुसुम को ढूंढना होगा, जाने वह जिंदा भी है कि नहीं। हा हा हा। कोई बात नहीं, अगर जायदाद मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हें भी नहीं खाने दूंगा। अगर तुम मुझे मेरा हिस्सा दे दो तो मैं अपनी जुबान बंद रखूंगा। क्या चाहिए तुम्हें? 10 लाख? मैंने सोचा 10 लाख कोई बड़ी रकम नहीं है, पर दस दस लाख मिलने के बाद भी यह मुझे ब्लैकमेल कर सकता है। मुझे इसका बंदोबस्त करना ही पड़ेगा, वरना मेरी बरसों की उम्मीद पर पानी फिर जाएगा। तब मेरे दिमाग में एक ऐसी योजना आई जिससे सांप भी मर जाता और लाठी लाठी भी न टूटती। मैं उससे बोला, मदन, मैं तुम्हें 10 लाख देने को तैयार हूँ, पर तुम्हें एक काम में मेरी मदद करनी होगी। कहो, मुझे क्या करना होगा? तब मैंने उसे धीरज और स्नेहा के प्यार के बारे में बताने के बाद अपनी योजना बताई। मैं स्नेहा के दिल में नफरत पैदा करके धीरज को उससे दूर करना चाहता हूँ। इसके लिए तुम्हें सगाई वाली रात मुझ पर हमला करना होगा। हमला करके तुम भाग जाना। मैं स्नेहा को समझा दूंगा कि हमलावर को धीरज ने भेजा था। मदन मान गया। मैंने अपना रिवॉल्वर थमाते हुए से पूरी तरह सकीम समझा दी। मदन चला गया। तत्पश्चात मैंने बड़ी सफाई से कर्नल का रिवॉल्वर उड़ाकर उसमें से 2 गोलियां पहले ही निकाल ली थी। फिर सगाई वाली रात मदन को ठिकाने लगाकर कर्नल का रिवॉल्वर मैंने वहीं फेंक दिया और अपना रिवॉल्वर मदन के हाथ से झपटकर वापस अपने स्थान पर पहुंच गया। लेकिन जब शकुंतला देवी ने अपना शक जारी करते हुए
मदन की मौत पर अपना गम तुमसे प्रकट किया तो तुम समझ गए कि चूक हो गई है। तुमने शकुंतला को उस समय तो घर भेज दिया, पर दूसरे दिन ही उससे मिलकर उसके दिल का भेद लेने पहुंच गए। और इत्तेफाक से तुमने शकुंतला देवी और धीरज के बीच हो रही बातचीत सुन ली। तुम जान गए कि शकुंतला देवी सिर्फ उर्फ कुसुम जान चुकी है कि उसके पति की हत्या तुमने की है। अतः धीरज के वहां से हटते ही तुमने गला घोटकर कुसुम की हत्या कर दी। इस तरह तुम उसके अपने रास्ते के कांटों को रास्ते से हटाकर निश्चिंत हो गए और मोहन कपाड़े की वसीयत के बारे में हमें बताने की भूल कर बैठे। तुम यही समझे थे कि पुलिस कुसुम और मदन को ढूंढती फिरेगी और तुम पर किसी को शक भी नहीं होगा, पर तुम्हारी चालाकी ही तुम्हें ले डूबी। विनय साहब, मैं अपने की सजा भुगतने को तैयार हूँ, पर सच मानिए मेरे गुनाह में मेरी बेटी स्नेहा का कोई हाथ नहीं है। कहने के साथ ही राजेश चौधरी फूट फूट कर रो पड़ा। तत्पश्चात इंस्पेक्टर चेनानी राजेश चौधरी को अपने मातहतों की निगरानी में बाहर भेजने के बाद विनय से बोला, विनय साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आपको यह कैसे पता चला कि मरने वाले का नाम मदन है। यह बात तो मुझे शुरू से मालूम था, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि मदन स्वर्गीय मोहन कपाड़ियों का बहनोई था। इस सच्चाई का पता तब चला जब मैंने शांति देवी को मदन की फोटो दिखाई। फिर डिटेक्टिव विनय इंस्पेक्टर को शांति देवी से हुई बातचीत का ब्यौरा देते हुए बोला। शांति देवी ने जब मुझे बताया कि राकेश चौधरी का भाई राजेश चौधरी दुर्घटना में घायल होने के बाद सेन नर्सिंग होम में दाखिल हुआ था, तो मेरा माथा ठनका, क्योंकि गीता मुझे पहले ही बता चुकी थी कि उसका बाप अर्थात मदन लाल सेन नर्सिंग होम में काम करता था और 15 दिन पहले वह दिल्ली आए थे। अतः मैं इलाहाबाद से सीधे कलकत्ता गया। वहाँ छानबीन की तो सारे रहस्यों पर से पर्दा उठता चला गया। यह गीता कौन है? गीता मदन लाल की बेटी और धीरज की बहन है। पिता की मौत की खबर पड़ते ही वह मेरे पास पहुंची थी। उसे विश्वास नहीं था कि उसके पिता खुदकुशी नहीं कर सकते थे, क्योंकि घटना की श्याम मदन लाल गीता से मिला था। ओह! गीता ने मुझे बताया कि उस श्याम मदन लाल बहुत खुश था। उसने गीता से कहा था बहुत जल्द उसके पास इतना पैसा होगा कि वह उसकी धूमधाम से शादी कर सकेगा। एक बाप जो अपनी बेटी को इतना चाहता हो और उसके घर बसाने के सपने देख रहा हो, वह भला खुदकुशी कैसे कर सकता है? मुझे गीता की बात में दम नजर आया। मैंने उसका केस ले लिया और आपके पास पहुंच गया। लेकिन आपने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी? क्योंकि मुझे डर था कि अगर हत्यारे को पता चल गया कि मदन लाल को पहचान लिया गया था, तो वह न केवल सतर्क हो जाएगा, बल्कि गीता की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। ओह, अब चले? हाँ। इंस्पेक्टर चेनानी गहरी सांस छोड़ते हुए डिटेक्टिव विनय के साथ बार की ओर चल पड़ा। इस तरह नसीब के आगे राजेश चौधरी की एक न चली। कुदरत ने अपना इंसाफ किया। शांति देव की मौत के बाद मोहन कपाड़िया की संपत्ति धीरज और गीता को ही मिली। धीरज ने गीता की शादी कर दी और स्नेहा के साथ अपना घर बसा लिया। अदालत ने राजेश चौधरी की मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन गुनाह के एहसास ने राजेश चौधरी को अंदर ही अंदर इतना मथ डाला था कि वह अपना दिमागी संतुलन गंवा बैठा था। अतः उसे पागल खाने भेज दिया गया। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इसको पढ़ते पढ़ते मैं काफ़ी थक गया हूँ। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।